पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूची 1 में आप देखेंगे कि दिया हुआ है प्राचीन जनपद और सूची 2 में राजधानियां दी हैं, तो मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि कुरु जो था ये प्राचीन जनपद था और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद आप देखेंगे पांचाल, तो पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल को देखेंगे तो कौशल की राजधानी क्या थी, साकेत। और इसके बाद वत्स की कौशाम्बी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2। सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो उत्तर में मिलान देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया हुआ है, तो उसमें देखिए प्राचीन जनपद कुरु जो था इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, कौशल की राजधानी थी साकेत और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये जो महाजनपद थे इनके बारे में विस्तृत वर्णन जो है वो बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया गया है। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों की स्थिति का उल्लेख मिलता है। तो कौन से 2 ग्रंथों में, एक तो आगंतुर निकाय में, दूसरा भगवती सूत्र में। कुछ प्रमुख जनपदों तथा उनकी राजधानियां इस प्रकार हैं, देख लेते हैं कौन कौन से जो हैं जनपद, उनकी राजधानियां। अन्य शूरसेन जो जनपद है इसकी राजधानी मथुरा थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिवज्र थी। आगे है कि वज्जी की राजधानी जो थी वो मिथिला और वैशाली थी, चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी, मत्स्य की राजधानी विराट थी, अश्मा की राजधानी पांड्य थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और इसके बाद है अंत में कंबोज की राजधानी राजापुर में थी। तो ये प्रमुख कुछ प्राचीन जनपद हैं जिनकी राजधानियां दी हुई हैं। अक्सर परीक्षाओं में कभी कोई पूछ लिया जाता है इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो अभी हमने बात की जो थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगंतुर निकाय जो है और भगवती सूत्र। अगंतुर निकाय जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसके अलावा अगर जैन ग्रंथ आपसे पूछा जाए तो वो होगा वो होगा भगवती सूत्र। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगंतुर निकाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है। पहला ऑप्शन है लौरादेव, दूसरा सेनुआ, तीसरा सौगोरा, चौथा है कौशाम्बी। सही उत्तर क्या है, लौरादेव में। ठीक, अगला प्रश्न है कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। पहला ऑप्शन धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है रामपाल, चौथा है गोपाल। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। व्याख्या देख लेते हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 783 से 820 में की थी। यह बिहार राज्य के ग्राम अंतरिचक जिला भागलपुर में स्थित है। धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतीपुर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सुरढल ने धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी की उपाधि भी दी है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, उत्तरापद की स्वामी की उपाधि किसे मिली थी, धर्मपाल को। अगला प्रश्न है कि भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है घगरिया, दूसरा भीमबेटका, तीसरा लेखाइया, चौथा है आदमगढ़। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, भीमबेटका की जो गुफा है वहां से हमें शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका में अवस्थित शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। वहां की विभिन्न गुफाओं में हजारों चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका का महाभारत काल के 5 भाइयों में से एक भीम के नाम पर नामकरण किया गया है। इनकी आयु कितनी है, 9000 वर्ष आंकी गई। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। पहला ऑप्शन है बैल, दूसरा है भेड़, तीसरा है गाय, चौथा है ऑप्शन हाथी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गाय को जो है वैदिक काल में अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। तो व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्य, ना मारे जाने योग्य माना गया। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा अशोक ने, तीसरा गौतम बुद्ध ने, चौथा कनिष्क ने। सही उत्तर क्या होगा, अशोक ने जो है सारनाथ में स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण 249 बीसी यानी कि ईसा पूर्व के आसपास मौर्य शासक अशोक ने कराया था। इसे सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये मौर्य प्रस्तर कला का सुंदरतम उदाहरण है। इस सिंह शीर्ष प्रस्तर में सिंहों की संख्या 4 है जो परस्पर पीठ सटाए चारों दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। इसी स्तंभ पर अशोक का एक लघु शिला लेख भी
लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है योगी गोरखनाथ, तीसरा है स्वामी रामदेव, चौथा है शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर है पतंजलि थे। व्याख्या देखेंगे तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। इनके मुख्य ग्रंथ पतंजलि योग का योग सूत्र है। योगाभ्यास 8 चरणों में विभाजित है, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा के, दूसरा है अवधी के, तीसरा है खड़ी बोली के, चौथा है भोजपुरी के। सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका अमीर खुसरो ने निभाई। प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? पहला ऑप्शन है तराइन के युद्ध में, दूसरा है तराइन का युद्ध 1192 द्वितीय युद्ध में, तीसरा है चंदावर के युद्ध में, चौथा ऑप्शन है कन्नौज के युद्ध में। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को जो पराजित किया था वो किया था चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। गोविंद चंद्र के बाद 1170 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल शासक बना। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद को सेन नरेश लक्ष्मण सेन ने एक युद्ध में परास्त कर दिया। दिल्ली पर अधिकार को लेकर हुए संघर्ष में उसे चौहानों से पराजित होना पड़ा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। जयचंद के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि रहता था, श्रीहर्ष रहता था, जिसने नैषध चरित्र की रचना की। उसके पुत्र हरिचंद ने मोहम्मद गौरी के अधीन शासन किया। चंदावर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह, चौथा है अकबर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा शेरशाह ने जो है पट्टा और कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की। व्याख्या देखते हैं तो मध्यकालीन भारतीय शासक शेरशाह ने अपने अधीनस्थ किसानों से संबंध स्थापित करने के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। कबूलियत करार विलेख में भूमि पर किराएदार के अधिकार निहित होते थे उसकी तथा सरकार ने उन्हीं नियमों और शर्तों पर पट्टा जारी कर दिया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ठीक है, मुगलों और मेवाड़ के बीच। पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर के समय में। व्याख्या देख लेते हैं तो 1615 ईस्वी में मेवाड़ विजय के उपरांत राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। इसने राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय मुगल आधिपत्य में था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी? पहला ऑप्शन है जनरल जॉन निकल्सन, दूसरा है जनरल नील, तीसरा ऑप्शन है मेजर जनरल हैवलॉक, चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर होगा कि आप देखेंगे कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की ही मृत्यु जो थी वो लखनऊ में हुई थी। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी 2, 3, 4। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकल्सन की मृत्यु हुई। लखनऊ में 1857 ईस्वी में के विद्रोह के दौरान रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस की, मेजर जनरल हैवलॉक की तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन है नागालैंड में, दूसरा है त्रिपुरा में, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। सही उत्तर इसका क्या होगा? जियातरंग आंदोलन जो था ये नागालैंड में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और इसको किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसको नागा महिला गैडलनियो ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, गांधी जी ने को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था एक विशेष रेडियो प्रसारण में। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बर्मा, तीसरा इंग्लैंड, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना।
व्याख्या देखते हैं तो नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इनके नाम पर आंदोलन का नाम गदर आंदोलन पड़ा। इनके प्रमुख सदस्यों में लाला हरदयाल, पंडित काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और रामचंद्र प्रमुख थे। लाला हरदयाल बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति का भी गठन किया था। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला दिया है सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। जब आप इसको क्रम से सजाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले 1919 में जो है आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो तीसरा क्रम पहले आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा सविनय अवज्ञा, इसके बाद आएगा आपका असहयोग आंदोलन 1920 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे। ठीक है, इसको दूसरा नंबर पे आएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये आपका 1930 में हुआ था, तो ये आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। और इसके बाद अंत में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये आएगा आपका चौथे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 क्रम। व्याख्या देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि उपरोक्त प्रश्न को अगर कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन इसके बाद आएगा जो कि 1920 में हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आया जो कि 1930 में हुआ था, फिर अंत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? पहला ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, दूसरा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1928, चौथा ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931। सही उत्तर इसका क्या होगा कि कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। व्याख्या देखते हैं तो गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा यंग इंडिया के 2 अप्रैल 1931 के अंक में प्रकाशित किया था। महात्मा गांधी द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाषण का एक अंश है। अगला प्रश्न है कि कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाएं पर स्थित हैं कौन से राज्य हैं? पहला ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक और केरल, तीसरा ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, चौथा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियां। व्याख्या देखते हैं तो कार्डमम पहाड़ियां केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां मिलती हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है देवदा बेटा। इसके दक्षिण में पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है। अन्नामलाई की एक शाखा एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2696 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नाईमुडी 3 पहाड़ियों की केंद्र बिंदु है। 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं से में जाती हैं। दक्षिण की ओर जो है वो इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियां हैं, उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ियां हैं और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है हुगली, तीसरा है पद्मा, चौथा है सुवर्ण रेखा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? हुगली। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्षेत्र दिए हैं, सूची 2 में खनिज दिए हैं, तो बताना है कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आप सबसे पहले मिलाने का प्रयास करेंगे तो बादाम पहाड़ में देखेंगे कौन सा खनिज पाया जाता है, इसमें लौह अयस्क है। फिर कोडरमा जो है वो विख्यात है अभ्रक के लिए। इसके बाद आपका मूसापानी जो है ये तांबे के लिए जाना जाता है और रावा जो है ये आपका प्रसिद्ध है खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। व्याख्या देखेंगे तो सूची 1 और सूची 2 को देखेंगे तो आपके बादाम पहाड़ जो कि उड़ीसा में लॉयस के लिए जाना जाता है, कोडरमा झारखंड अभ्रक के लिए जाना जाता है, मूसापानी तांबे के लिए जाना जाता है और रावा जो कि कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र है ये जाना जाता है खनिज तेल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपवर्तन इरोजन में अत्यधिक प्रभावित हुआ है? पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश तराई, तीसरा ऑप्शन है आंध्र तटीय क्षेत्र, चौथा है चंबल की घाटी। सही उत्तर क्या है? चंबल की घाटी का जो क्षेत्र है ये मृदा अपवर्तन यानी इरोजन में सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित हुआ है। व्याख्या का प्रश्न आप देखेंगे तो इसमें सुमेलित करना है, तो आप इसको चलिए सुमेलित करेंगे तो देखेंगे स्वर्ण पाया जाता है ये कोलार की खानों में, कोयला जो है ये आपका पाया जाता है झरिया की खानों में। इसके बाद आपका जो है तांबा जो है ये खेतड़ी में मिलता है राजस्थान में, और लोहा जो है कुद्रेमुख की खानों से मिलता है। तो सुमेलन देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्वर्ण जो है ये कोलार यानी कर्नाटक में जो कोलार की खान है वहां से मिलता है, कोयला जो है ये आपका झरिया जो झारखंड में है वहां से मिलता है, तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान में स्थित है वहां से है, और लोहा जो है कुद्रेमुख कर्नाटक से प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। सही उत्तर इसका क्या है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है कटक, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है नागपुर, चौथा ऑप्शन है रांची। सही उत्तर क्या है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है ये आपका नागपुर में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1958 में की गई थी। इस संस्थान का पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं नीरी। ठीक है, तो नीरी कहाँ पे है? नागपुर में है। तो ना से नीरी और ना से नागपुर। अगला प्रश्न है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं में से क्या है? पहला ऑप्शन है, इसमें कूट दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा है भू प्रबंधन में सुधार करना। तो आप देखेंगे कि इसके जो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के जो मुख्य लक्ष्य हैं उनमें तीनों लक्ष्य जो हैं पूरे हो रहे हैं, तीनों ही लक्ष्य सही होंगे, यानी उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है कि भारत की काली मिट्टी के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कौन सी खेती उपयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है कपास की फसल के लिए, दूसरा है धान की फसल के लिए, तीसरा है गन्ने की फसल के लिए, चौथा है गेहूं की फसल के लिए। तो काली मिट्टी जो होती है उपयोगी होती है कपास की फसल के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कपास की फसल के लिए। व्याख्या देख लेते हैं तो भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए कपास की फसल बहुत उपयुक्त है। यह मिट्टी मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दक्कन के पठार आदि क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है काली मिट्टी का। इस मिट्टी की जो जलधारण की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। एवं भीगने पर कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर इसमें क्या होती है? बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोनेट आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अधिक होती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा है बादाम, तीसरा है आड़ू, चौथा है लोकार्ड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही है लोकार्ड। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है। कौन सा ऑप्शन आपको नीचे कूट दिए गए कथन दिए हैं, उन्हें बताना कौन कौन से सही हैं। पहला है कि यह विश्व का सबसे घना समर स्थल है। दूसरा है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। तीसरा है कि केवल 40 से 60% क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है। चौथा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। सही उत्तर आप इसमें देखेंगे तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही, यानी कि ये सभी जो है राजस्थान के मरु क्षेत्र के बारे में कथन जो दिए गए हैं सभी सही हैं। व्याख्या देखते हैं तो राजस्थान का मरु क्षेत्र थार मरुस्थल विश्व का सबसे पुराना सबसे घना बसा मरुस्थल है। ये जनसंख्या घनत्व 83 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। ये केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र का विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, अतः चारों कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन जोधपुर, चौथा है लेह। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका लेह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो इसको आप देखेंगे जब भारत का नक्शा, तो भारत का अगर ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र आप देखें तो ये वाला तट जो है पूर्वी तट कहलाता है और इधर का तट जो है ये पश्चिम तट कहलाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जो पूर्वी तट का नहीं है आपको बताना है, तो चेन्नई आप देखेंगे ये पूर्वी तट का है। इसके बाद कांडला देखेंगे तो कांडला पूर्वी तट का नहीं है क्योंकि कांडला गुजरात में है और ये यहाँ पे स्थित है। पारादीप जो है ये उड़ीसा में स्थित है तो ये भी पूर्वी तट का बंदरगाह है। तूतीकोरन भी पूर्वी तट का बंदरगाह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांडला जो है ये आपका पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ये भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। ये एक ज्वारी बंदरगाह है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं उसके राज्य देख लेते हैं अब एक नज़र, तो उसमें देखेंगे जो प्रमुख बंदरगाह हैं, बंदरगाहों के नाम दिए हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ राज्य के नाम दिए हैं। तो कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के पास है।
मुंबई जो है महाराष्ट्र अरब सागर में स्थित है, चेन्नई जो है तमिलनाडु बंगाल खाड़ी में स्थित है, कोच्चि जो है केरल अरब सागर में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में, पारादीप जो है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में, तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में, मार्मोगांव जो है गोवा में है अरब सागर के क्षेत्र में, कांडला जो है गुजरात राज्य में स्थित है, न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक में, और एन्नोर जो है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन धारवाड़, दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना तंत्र, तीसरा ऑप्शन है कुडप्पा तंत्र, चौथा है विंध्य तंत्र। सही उत्तर क्या होगा? गोंडवाना तंत्र जो है ये कोयला निचयों के लिए महत्वपूर्ण शैल तंत्र है। भारत में कोयला भंडार का 98% लगभग गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में फैला है, जहां 76% कोयला प्राप्त किया जाता है, जबकि 17% कोयला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, 6% कोयला आंध्र प्रदेश से। गोंडवाना युगीन जो कोयला मुख्य रूप से जो है वो बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात कारखानों में किया जाता है। तो आप कोयले के विषय में जानते हैं कि कोयले में 4 प्रकार होते हैं, जिनको हमने बताया था कि आप इस तरह याद रख सकते हैं ABLP के द्वारा। ए मतलब एंथ्रेसाइट, बी मतलब बिट हो जाएगा लिग्नाइट, और पी मतलब पीट। तो जो सबसे उत्कृष्ट कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत 90 और 80 के आसपास होता है, जबकि पीट जो होता है वो सर्वाधिक सबसे खराब कोयला या सबसे कम कोयला कहलाता है, सबसे कम कार्बन वाला कोयला। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। पहला है कि कथन है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। यहां पर देखेंगे कि कथन और कारण आपको देखना बताना। सही उत्तर इसका देखेंगे तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न है विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है ताम्र इसके लिए, दूसरा ऑप्शन है लौह इसके लिए, तीसरा है कोयला के लिए, चौथा है मैग्नीज के लिए। सही उत्तर क्या होगा? कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है विश्रामपुर का खनन क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। पहला ऑप्शन है भूकंप से, दूसरा है ज्वालामुखी से, तीसरा है प्रशांत महासागर से, चौथा ऑप्शन है जंगल की आग से। सही उत्तर क्या होगा? इसमें आप देखेंगे कि रिंग ऑफ फायर जो है उसका संबंध भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से भी है, प्रशांत महासागर से भी है, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन जंगल की आग से रिंग ऑफ फायर का कोई संबंध नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। विश्व के सर्वाधिक 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागर पेटी में पाए जाते हैं। इसका विस्तार अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट एरेबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर चारों ओर विस्तृत है। इसे प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त यानी कि फायर ग्रिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन अथवा फेरी रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है, उपनाम से जाना जाता है। इसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। विश्व के सर्वोत्तम ज्वालामुखी चिली का एकांकागुआ है, मेक्सिको का पापोकैटपेटल है, जापान का फ्यूजियामा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का शास्ता टेनियर हुड है, फिलीपींस का मेयॉन माउंटाल का इसी पेटी पर ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। पहला ऑप्शन है आपका हेमाइट युगांडा, दूसरा है सेमाइट मलेशिया, तीसरा है सकाई सूडान, चौथा है बुशमैन बोत्सवाना। तो ये जनजातियां दी हैं, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है बुशमैन जो है ये बोत्सवाना में पाए जाते हैं। अब आप इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या में हम देखेंगे कि अन्य जनजातियां देख लेते हैं, उनसे संबंधित प्रदेश देख लेते हैं। तो बुशमैन जो है ये बोत्सवाना कालाहारी के क्षेत्र में पाई जाती हैं। एस्किमो जो होती हैं ये ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र में होती हैं। किर्गिज जो हैं ये मध्य एशिया के क्षेत्र में रहती हैं। सेमांग जो है मलेशिया में पाई जाती हैं। मसाई लोग जो हैं ये केन्या के क्षेत्र में रहते हैं। दिव्यदास श्रीलंका की जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की, जुलू इकांथा ये सब दक्षिण अफ्रीका की हैं। पिग्मीज जो हैं ये कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला आपका ऑप्शन है कोपेनहेगन डेनमार्क, दूसरा है बर्लिन जर्मनी, तीसरा है पेरिस फ्रांस, चौथा है ओस्लो नॉर्वे। तो आप देखेंगे इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा ओस्लो नॉर्वे। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा से गुजरती है बताना है। भूमध्य रेखा से किस देश से होकर गुजरती है? कैमरून से, कोस्टारिका से, केन्या से या वेनेजुएला से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है।
व्याख्या देखते हैं तो भूमध्य रेखा जो है ये विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये रेखा पृथ्वी दो बराबर भागों में बांटती है। ये शून्य की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह रेखा केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबिया इत्यादि देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बुध और शुक्र, दूसरा ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, चौथा है वरुण यानी नेपच्यून और शनि। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो एस्ट्रॉइड की श्रृंखला पाई जाती है। देखते हैं तो सरकारिया आयोग गठित हुआ था इसकी समीक्षा के लिए। किस चीज की समीक्षा के लिए एक सरकारी आयोग गठित हुआ था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों के लिए जांच के लिए, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, और चौथा ऑप्शन है संघ और राज्य के मध्य संबंधों की जांच के लिए। तो समीक्षा किसकी की थी? इसने की थी संघ और राज्यों के मध्य जो समीक्षा हुई थी उसके लिए गठित किया गया था सरकारिया आयोग। व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। केंद्र और राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस आयोग द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहली थी कि केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में कोई संशोधन ना तो उचित है ना ही आवश्यक है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत केंद्र अनिवार्य है। दूसरा, उसने कहा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य का, चौथा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये भारत के संविधान की आत्मा कहलाता है। व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्निहित संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 जिसे कहते हैं संविधान की आत्मा कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचार संबंधी मौलिक अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 से 35 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल का अधिकार का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को निम्नलिखित रिट जारी करने का शक्ति दी गई है। कौन कौन सी रिट है? पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी है परमादेश की रिट, तीसरी है प्रतिषेध की रिट, चौथी है उत्प्रेषण रिट और पांचवी है अधिकार प्रक्षालन। प्रश्न है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं केवल भारत में, केवल यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। सही उत्तर क्या है? भारत और यूएसए दोनों ही में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को संसद विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम, कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधानिकता का पुनरावलोकन करने का अधिकार है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति को रोक ले? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 63, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 108, तीसरा है अनुच्छेद 109, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 111। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका होगा अनुच्छेद 111 के तहत उसको ये अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वो विधेयक अपनी अनुमति देता है। दूसरा यह कि वो अनुमति रोक लेता है। तीसरा यह है कि यदि वो धन विधेयक नहीं है तो अपने सुझाव के साथ या उसके बिना सदनों को उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि? पहला ऑप्शन है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। दूसरा ऑप्शन है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। तीसरा यह कि वो V2 के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। दूसरा है कि कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। सही उत्तर इसमें क्या है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है जहां पे गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर 100% आर्द्रता हो, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। दूसरा है 100% आर्द्रता हो, 20 डिग्री तापमान हो। तीसरा है कि 20% आर्द्रता हो, 20% डिग्री सेल्सियस का तापक्रम हो। और चौथा है कि 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी कपड़े सूखेंगे। 20% जो हो आर्द्रता हो, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हो। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। पहला ऑप्शन है चट्टानों की उम्र को, दूसरा ऑप्शन है चट्टानों का संगठन, तीसरा है चट्टानों का रंग, चौथा ऑप्शन है चट्टानों का भार। सही उत्तर होगा चट्टानों की उम्र को नापा जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है कि जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। पहला ऑप्शन निकेल द्वारा, दूसरा सीसे द्वारा, तीसरा है पारद द्वारा, चौथा है कैडमियम द्वारा। तो क्या था मछलियों ने खा लिया था और इससे संक्रमित हो गई थी। सही उत्तर है पारद द्वारा। चलिए देखते हैं व्याख्या। मिनीमाटा व्याधि सर्वप्रथम जापान के मिनीमाटा शहर में हुई थी। यह व्याधि औद्योगिक संदूषित जल में मिथाइल मरकरी की निकासी से मिनीमाटा खाड़ी और शिरानुई सागर में मछलियों और सीपों के प्रदूषित होने से हुई थी। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया गया है कि अपराध की जांच में डीएनए के परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। उनमें कौन कौन से नमूने हो सकते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, डीएनए के परीक्षण के लिए रुधिर कोशिकाओं के भी है से हो सकती है, अस्थि कोशिकाओं से भी, बाल रज्जु से भी, लार से। यानी कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क और मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। पहला ऑप्शन है ल्यूकीमिया, दूसरा है पैरालिसिस, तीसरा सेक्रेलाइसिस, चौथा है मेनिंजाइटिस। सही उत्तर क्या है, मेनिंजाइटिस का रोग हो जाता है जब मस्तिष्क और मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है। व्याख्या देखते हैं तो मेनिंजाइटिस वायरस से होने वाली बीमारी है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है, बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रोस्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचने के लिए मेनिंजाइटिस रोधी टीका लगवाना भी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं बताना है। सही उत्तर चयन करके नीचे कूट में बताना है आपको। तो पहला है आपका कि मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। बात ये जो है सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये बात भी आपकी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये बात सही नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो पहला और दूसरा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो गया आपका सी। मानव शरीर में उर्विका यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि है। जो हैजा रोग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट जो रोग होता है ये फंगस के द्वारा होता है। ये त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों के फटने की त्वचा फटने, कटने, मोटे होने से होता है। ये रोग कवकों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है। पहला ऑप्शन है गाजर, दूसरा मटर, तीसरा चावल, चौथा है पालक। सही उत्तर क्या है, पालक जो है वो लौह का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है शुद्ध नाइट्रोजन गैस, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। सही उत्तर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन है जिसमें के द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, चौथा है जलवाष्प। सही उत्तर क्या है, जलवाष्प के द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे एक तरफ सूची 1 में जो है वो कुछ यंत्र दिए हैं, सूची 2 में उनके दिए गए हैं कि वो किस काम में इस्तेमाल होते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल जो होता है वो आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। सिफेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल जो होता है रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर का प्रयोग जो होता है सोने की शुद्धता प्राप्त देखने में होता है। और लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। व्याख्या देख लेते हैं। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की सुनने के लिए, हृदय की गति ध्वनि सुनने के लिए, सिफेग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाता है और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता का मापन होता है।
अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजों को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापक्रम क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है घट जाएगा, दूसरा बढ़ जाएगा, तीसरा परिवर्तित रहेगा, चौथा है केवल रेफ्रिजरेटर के निकट क्षेत्र में घटेगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा कि कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। मिलान करना है, सूची 1 में जो है मंदिर है, सूची 2 में जनपद हैं। तो आप इसका मिलान करेंगे तो देखेंगे दशावतार मंदिर आपका कहाँ है? ये है ललितपुर में। बाबा सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका है देवरिया जिले में। इसके बाद श्रृंगेरी ऋषि का मंदिर जो है ये आपका पड़ेगा फर्रुखाबाद में, और वरा भगवान का जो मंदिर है ये आपका पड़ेगा एटा में। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा 4, 3, 2, 1। व्याख्या देख लेते हैं कि दशावतार मंदिर जो है इसका ये है ललितपुर देवगढ़ में, बाबा सोमनाथ का मंदिर देवरिया में, श्रृंगेरी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में, और वरा भगवान का मंदिर एटा सोरो में। 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में केंद्र है, सूची 2 में उद्योग हैं। तो बताना है कौन से केंद्र में कौन सा उद्योग है। तो आंवला जो है ये आपका है उर्वरक के लिए जाना जाता है, मोदी नगर जो है ये रबड़ के लिए जाना जाता है, बाराबंकी जो है ये पॉलीफाइबर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर में विस्फोटक होता है। तो इस प्रकार आपका क्या उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी। ठीक है, 2, 3, 1, 4। व्याख्या देख लेते हैं फिर से एक बार। आंवला में जो है यह उर्वरक उद्योग है, मोदी नगर में रबड़ उद्योग है, बाराबंकी में पॉलीफाइबर के लिए, और कानपुर में विस्फोटक के लिए उद्योग हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो इसको मिलान करेंगे तो मुंशी इशा अल्लाह खां जो हैं ये प्रसिद्ध हैं उदयभान चरित्र के लिए। बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखी थी काजर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जो है ये हठी अमीर के लिए प्रसिद्ध हैं, और जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। व्याख्या देख लेंगे इसी प्रकार। तो मुंशी ईशा अल्लाह खां की जो है वो उदयभान चरित्र है। बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखी थी काजर की कोठरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना है हठी अमीर, और इसी प्रकार जयशंकर की है कंकाल। तो ये सुमिलित है। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में है? पहला ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से, तीसरा ऑप्शन है मध्य क्षेत्र से, और चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड के क्षेत्र से। सही उत्तर क्या है? बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है, राहुला का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पहला ऑप्शन है धान मक्का गेहूं, दूसरा मक्का आलू मूंग, तीसरा मक्का तोरिया गेहूं, चौथा ऑप्शन है कपास गेहूं मूंग। सही उत्तर क्या होगा? धान मक्का गेहूं जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कौन से जिले में? पहला ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, दूसरा है कलियर, तीसरा है देवा शरीफ, चौथा है गढ़ मुक्तेश्वर। सही उत्तर क्या हो जाए? कहाँ पे लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में संत हाजी वारिस अली शाह का मेला लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताना है जो वित्त मंत्री भी रहे हैं। पहला ऑप्शन है HM पटेल, दूसरा है CD देशमुख, तीसरा है C सुब्रमण्यम, चौथा है सचिन चौधरी। सही उत्तर क्या होगा? CD देशमुख। अगला प्रश्न है, द हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहां स्थित है। तो आपको इसमें बताना ही, पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा देहरादून, तीसरा दार्जिलिंग, चौथा है शिलोंग। सही उत्तर क्या है? दार्जिलिंग में स्थित है द हिमालयन मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, HAL के उत्पादन से संबंधित है। HAL किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के, दूसरा है वायुयानों के, तीसरा अंतरिक्ष मिसाइलों के, चौथा है युद्ध मिसाइलों के। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये वायुयानों के निर्माण के लिए, उपकरणों के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पहला ऑप्शन अधिक उपज वाली किस्म की खेती, दूसरा है ग्लास हाउस में पौधे लगाना, तीसरा है शिफ्टिंग खेती, चौथा है जैविक खेती। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैविक खेती के लिए ये सहायक है। अगला प्रश्न है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। पहला ऑप्शन है केरल से, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु से, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से संबंधित है ये लोक नृत्य जिसका नाम है कारागम। तो कारागम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है, ऐसा विश्वास किया था। इसका जन्म तंजावुर ग्राम में हुआ था। इसके 2 भागों में अट्टारम कारागम, शक्ति कारागम हैं। इस नृत्य को स्त्री पुरुष दोनों ही के द्वारा किया जाता है। वर्षा देवी मारियम्मन और नदी देवी गगाई अम्मन की स्तुति में उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। नृत्य में सिर पर मटकों की पंक्ति रखे हुए हाथों और शरीरों की कठिन भावभंगिमाएं प्रस्तुत की